नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राही आदि क्लासेज में। मैं सुनील और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भारत की अवस्थिति और विस्तार पढ़ रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के कितने राज्यों से सीमा टच करते हैं? तो हम सबसे पहले जानेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा मैच करता है, जोड़ता है या टच करता है? सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान को देखेंगे तो गुजरात से स्टार्ट करेंगे। पहला राज्य कौन सा हो जाएगा हमारा? गुजरात हो जाएगा। दूसरा राजस्थान हो जाएगा। तीसरा पंजाब हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब पाकिस्तान से भारत के 3 राज्य सीमा टच करते हैं, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश भी पाकिस्तान से सीमा टच करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो जम्मू और कश्मीर और दूसरा है अपना लद्दाख। ये हो गए 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विभाजन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। अगला देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितने राज्यों से सीमा टच करता है? हालांकि अफगानिस्तान कोई एक भी राज्य से भारत की सीमा ज्वाइन नहीं करता, ओनली एक केंद्र शासित प्रदेश से ही सीमा ज्वाइन करता है, जिसका नाम है लद्दाख। हालांकि लद्दाख भी हम मेन रूप से लद्दाख नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लद्दाख नहीं है, यहाँ आ जाता है POK। ये आ जाता है POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर आ जाता है। तो POK से सीमा कौन टच करता है? अफगानिस्तान ज्वाइन करता है। दूसरी बात चीन देखते हैं। चीन भारत के कितने राज्यों से सीमा ज्वाइन करता है? तो चीन की बात करेंगे तो चीन सबसे पहले स्टार्ट करता है हिमाचल प्रदेश से, दूसरा सिक्किम से, तीसरा अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। दूसरा बच रहा अपना नेपाल, उत्तराखंड से भी चीन बॉर्डर साझा करता है। तो याद रखना 4 राज्यों से चीन की सीमा लगी हुई है। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन हो गए? 4 हो गए। लेकिन चीन से एक केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा ज्वाइन करता है, वो है लद्दाख। मैंने बताया था लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं, एक है कारगिल, दूसरा लेह। जबकि लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है, जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये भी याद रखना। दूसरी म्यांमार भारत के कितने राज्यों से सीमा ज्वाइन करता है? म्यांमार भारत के कितने राज्यों से सीमा ज्वाइन करता है? तो आपको पता होना चाहिए म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा ज्वाइन करता है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में कुल कितने राज्यों को काउंट किया जाता है? 7 राज्यों को काउंट किया जाता है, जिसे 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला म्यांमार से बॉर्डर साझा करने वाला उत्तर से दक्षिण का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, फिर कौन सा हो जाएगा? नागालैंड आ जाएगा, फिर मणिपुर आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा। अर्थात 4 राज्यों की सीमा म्यांमार देश से लगी हुई है। फिर अगला देखते हैं कौन सा हमारा आ जाता है? बांग्लादेश। ये कौन है हमारा? बांग्लादेश है। बांग्लादेश से ये हमारा बांग्लादेश है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? तो सबसे पहले देखेंगे इधर पश्चिम की तरफ, तो कौन सा? पश्चिम बंगाल है। ऊपर जाएंगे, ऊपर कौन सा आ जाएगा? असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। कितने राज्यों से सीमा लगी हुई बांग्लादेश की? 5 राज्यों से। कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरा और असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। ये तो हमारे हो गए स्थलीय देश, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के राज्यों की मैच करती है। तो कितने देशों की सीमा भारत के राज्यों से लगती है? तो हमको पता होना चाहिए भारत के राज्यों से स्थलीय सीमा कितने राज्यों की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो आपको पता होना चाहिए 7 देशों की सीमा भारत की स्थलीय राज्यों से ज्वाइन करती है। कितनी? 7 देशों की सीमा भारत के स्थलीय राज्यों से ज्वाइन करती है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा,
भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देश सीमा से अपनी बॉर्डर साझा करते हैं? भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं? भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर या अपने पड़ोसी देशों की सीमा से अपनी सीमा ज्वाइन करते हैं? तो टोटल हैं 7, कितने हैं? टोटल 16 राज्य ऐसे हैं जो क्या है, 16 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा या अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। नंबर 1 जम्मू और कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। तो आपको याद रखना, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या भी याद रखना। कितने क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने राज्यों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है? तो आपको सीधा जवाब देना 16। अब 16 कौन कौन से हैं इनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कितने राज्य 16 हैं, जो कौन कौन से राज्य 16 हैं के अंतर्गत आते हैं, तो आपको कमेंट करना है। दूसरी बात हम देखेंगे पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट के राज्य कितने हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा लगी हुई है? अब पूर्वी तट के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी पूर्वी सीमा तटीय सीमा लगी हुई है, यानी जल से सीमा जुड़ी हुई है? तो हम सबसे पहले देखें गुजरात राज्य की सीमा क्या है? अरब सागर से लगी हुई है। ये तटीय राज्य सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, पश्चिम की ओर। दूसरा हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ये हमारा कौन सा है? गुजरात है। और ये हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र है। ये हमारा महाराष्ट्र है। फिर इसके नीचे कौन सा आ जाएगा? हमारा गोवा है। ये हमारा गोवा है। फिर उसके नीचे कर्नाटक आ जाएगा, फिर केरल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? केरल आ जाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब पश्चिमी तट से कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है। दूसरा पूर्वी तट से भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? पूर्वी तट से भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? तो आप बताना है सबसे पहले तमिलनाडु की, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। यानी पूर्वी तट पर कुल कितने राज्य हैं? 4 राज्य। यानी कहा जाए कुल तटीय राज्यों की सीमा की संख्या कितनी है? कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो कुल तटीय राज्यों की संख्या 5 + 4 बराबर कितनी हो जाती है? 9। कुल कितनी हो जाती है? 9। दूसरी बात, ये हमारे हो गए भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगी हुई सीमा। दूसरी बात देख रहे हैं, मैंने कल बताया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भारत के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। या कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। भारत के मध्य से 23.5 अक्षांश डिग्री रेखा जो गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसे? कर्क रेखा कहते हैं। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के ये कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में सबसे पहले देखेंगे हमारा कौन सा आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा, फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर झारखंड आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर त्रिपुरा आ जाएगा, फिर मिजोरम आ जाएगा। टोटल हमारे कुल कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरी बात, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का
भारत का अक्षांशी विस्तार, मैंने कहा था भारत का जो अक्षांशी विस्तार है वो मुख्य भूमि कहाँ से, कन्याकुमारी। कहाँ से, कन्याकुमारी। ये हमारा कहाँ है, कन्याकुमारी है। इसको किस नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी किस अक्षांश पर है, तो मैं कहा था कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। कितने है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, यानी उत्तरी अक्षांश है। दूसरी, इसका कौन सा है, कौन, ये हमारा कन्याकुमारी। कौन है, कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी को ही हम क्या कहते हैं, केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं। क्या, केप केमोरिन, केप केमोरिन। इसे केप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं। और कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कन्याकुमारी कौन से अक्षांश पर स्थित है, तो आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दूसरी बात, ये हो गया भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का क्या हो गया, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया। लेकिन कहते भारत की कुल भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, भारत की कुल भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत की कुल भूमि का दक्षिणतम बिंदु है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है, 6 डिग्री, अच्छा इधर ना दिखता होगा, 6 डिग्री कितना है ये, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसको किस नाम से, ये द्वीप 6 डिग्री 4 मिनट को किस द्वीप में स्थित है, ये कौन से द्वीप में स्थित है, तो आपको बताना हो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ से, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अर्थात इस बिंदु को क्या नाम है, इस बिंदु को कहते हैं, भारत की कुल भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु या सुदूर बिंदु कौन सा है, तो आप इसे कहेंगे इंदिरा बिंदु। क्या कहेंगे इसको, इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु। हालांकि इसका नाम इंदिरा बिंदु नहीं था, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जाने से इस बिंदु का नाम इंदिरा बिंदु रख दिया गया। हालांकि इसका पहले का नाम, यह पुराना नाम, इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम पार्सन बिंदु था। क्या नाम था, पार्सन, इसका पुराना नाम पार्सन बिंदु था, या इसी को पिगमैनियन बिंदु क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, पिगमैनियन बिंदु भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है भारत की कुल भूमि का अंतिम बिंदु को क्या नाम देते हैं, इंदिरा बिंदु भी बोलते हैं और पार्सन बिंदु भी कहते हैं और पिगमैनियन बिंदु कहते हैं। आपसे क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि बताइए इंदिरा बिंदु कौन से अक्षांश पर स्थित है, तो आपको जवाब देना होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दूसरी बात, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, मैंने कहा था भारत का अक्षांशी मुख्य भूमि का विस्तार बताया था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री कितना बताया था, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी बताया था। ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपको पूछेगा कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो उत्तरतम बिंदु भारत का है इंदिरा कोल। क्या है, इंदिरा, इधर देख लेते हैं,
इंदिरा कोल, ये हमारा हो गया भारत का उत्तरतम बिंदु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का उत्तरतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है, तो आपको जवाब देना होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये तो हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। और भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत का उत्तरतम बिंदु आपको पता होगा, किस अक्षांश पर स्थित ये भी पता होगा। दूसरी बात, हम देशांतरी विस्तार को देखते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार की हम बात करें तो गुजरात में जाते हैं। गुजरात का ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु। हमने बताया था देशांतरी विस्तार कितने देशांतर से कितने देशांतर तक है, तो आपको याद रखना होगा 68, कितना बताए थे, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, क्या है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री, कितना था 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का क्या था, देशांतरी विस्तार था। कितने से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का पूर्वी देशांतर। ये भारत का पूर्वी देशांतर क्या है, देशांतरी विस्तार है। दूसरी बात, मैं कहा था भारत का सबसे पश्चिम का बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिम का बिंदु कौन सा है, जो गुजरात राज्य पे सबसे पश्चिम स्थित है। आप इसे कहेंगे गोहार मोता। क्या कहेंगे, गोहार मोता या मोती, गोहार मोता या मोती, या इसका नया नाम है सर क्रीक। क्या नाम है, सर क्रीक। आपको याद रखना होगा भारत का सबसे पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो आपको बताना होगा गोहार मोती या गोहार मोता, या नया नाम जो है सर क्रीक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गोहार मोता किस देशांतर पर स्थित है, तो आपको बताना होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कितने, 68 डिग्री 7 मिनट, कितना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दूसरी बात, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा, इसी को कहते हैं वालांगू। क्या कहते हैं, वालांगू। वालांगू, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वालांगू किस देशांतर पर स्थित है, तो वालांगू किस देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आपको याद रखना होगा ये वालांगू को और किस नाम से जाना है, वालांगू को और किस नाम से जानते हैं, इसको आपको आपका होमवर्क है, इसे आप कमेंट बॉक्स में करना। ये तो हो गए हमारे भारत का देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार। दूसरी बात, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए भारत का कितने अक्षांश में, भारत का कितना अक्षांश में विस्तार है, जो भारत के बीच का अक्षांशीय विस्तार कितना है, और भारत के बीच का देशांतरी विस्तार कितना है। भाई देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी में कुल कितने देशांतरों का विस्तार है, कुल कितने अक्षांशों का विस्तार है। दूसरी बात, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में कितने देशांतरों का विस्तार है, तो आपको बताना होगा लगभग में, जो जवाब देना होगा लगभग में अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, तो आपको याद रखना होगा कितना है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने अक्षांश है, वो लगभग 30
अक्षांश है। कितना है? लगभग 30 अक्षांश और 30 देशांतर है। लगभग में आप कितना है? 30 अक्षांश और 30 देशांतर है। कितना है? भारत का अक्षांशी विस्तार कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 अक्षांश है। ठीक ना? 30 अक्षांश भारत का है, अक्षांशी विस्तार है। और कितने देशांतरी? कितना? भारत का देशांतरी विस्तार कुल कितना है? भारत का देशांतरी विस्तार कुल कितना है? लगभग 30 डिग्री। कितना है? लगभग 30 डिग्री है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता कभी कि भारत का अक्षांशी विस्तार कुल कितने डिग्री है, तो आपको बताना होगा 30 डिग्री। या क्वेश्चन पूछ सकता भारत का देशांतरी विस्तार कुल कितने डिग्री है, तो आपको जवाब देना होगा 30 डिग्री। तो कभी आप गलती नहीं करना। दूसरी बात, हमने कहा था भारत का जो कर्क रेखा बताएं कितने राज्यों से गुजरती? 8 राज्यों से गुजरती है। दूसरी बात, हमारा एक और रेखा है हमारी जो रेखा है यहाँ से गुजरती है, जिसे भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय क्या कहते हैं? भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, या इसे कहते हैं 82 हाफ पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं? 82 हाफ पूर्वी देशांतर। ये हो जाएगा भारत का मानक समय। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का मानक समय भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरता है, तो आपको जवाब देना होगा भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 पहला हमारा आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा आ जाएगा? मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 राज्य हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 5 राज्य हो जाते हैं। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये 82 हाफ पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय रेखा क्यों माना गया? 82 हाफ पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय रेखा क्यों माना गया? मानक समय रेखा इसलिए माना गया इसको कि ये मध्य में यानी बीच में है। बीच की जो देशांतर रेखा है इसी को भारत का मानक समय रेखा इसलिए माना गया कि कोई भी देशांतर रेखा को जो मध्य में होगा, बीच में हो गई, तो पूरे भारत का मानक समय रेखा टाइम जोन 1 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? टाइम जोन 1 हो जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि 82 हाफ डिग्री पूर्वी देशांतर अगर देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के बीच का अगर देखेंगे तो कौन सी रेखा आएगी? 82 हाफ पूर्वी देशांतर रेखा आएगी। इसलिए इसे हम क्या मान लिया गया है? भारत का मानक समय रेखा मान लिया गया। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। दूसरी बात, यह उत्तर प्रदेश के 82 हाफ पूर्वी देशांतर
क्या उत्तर प्रदेश के पहले नैनी से गुजरती थी। कहाँ से गुजरती थी? पहले नैनी से गुजरती थी, लेकिन वर्तमान में ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। क्यों गुजरती है? कि जो हमारी इंडियन प्लेट है, जो हमारी इंडियन प्लेट है, ये गतिशील अवस्था में है, इसलिए अब प्रेजेंट टाइम में आपको नैनी नहीं लगाना। क्वेश्चन आए तो आपको लगाना है मिर्ज़ापुर से गुजरती है। दूसरी बात, हम बात किए थे कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लंबी है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लंबी है? तो आपको बताना होगा कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे लंबी है, अर्थात सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल से निकलती है, एरिया से निकलती है। दूसरी बात, सबसे कम क्षेत्रफल से किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल से गुजरती है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आ जाता राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा सबसे कम क्षेत्रफल से गुजरती है। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है? तो आपको जवाब देना होगा कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। कौन सी? झारखंड की राजधानी रांची स्थित है कर्क रेखा पर। दूसरी क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक 2 शहरों के नाम बताइए। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक 2 शहरों के नाम बताइए। तो आपको जवाब देना होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित हैं। ये हो गए हैं आपके कर्क रेखा से संबंधित बातें। दूसरी बात, बांग्लादेश की हम बात करते हैं। बांग्लादेश को हम गिनाए थे। भारत कितने राज्यों को सीमा टच करता है? 5 राज्यों को सीमा। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा हमारा कौन सा है? असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन एक बात और याद रखना, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो आपको जवाब देना होगा वो हमारा है त्रिपुरा। ये हो गए आपके राज्य। दूसरी बात, अब भारत पढ़ रहे हैं तो भारत के सबसे पहले क्षेत्रफल हमको पढ़ना चाहिए। तो मैं क्षेत्रफल के बारे में नहीं बताया था, इसलिए आप नोट करके लिख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 263 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको भारत का एरिया जरूर याद होना चाहिए। हालांकि मैं इस तटीय सीमा की लंबाई बता चुका था, मुख्य सीमा की लंबाई भी बता चुका था, अब भारत के द्वीपों से सीमा की लंबाई भी बता चुका हूँ, अब भारत की कुल सीमा की लंबाई बता चुका हूँ। ये तो हो गए हमारा अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। दूसरी बात, मैं कहा था पार्सन बिंदु या इंदिरा बिंदु। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा बिंदु कौन से द्वीप पर स्थित है? तो आपको बताना होगा इंदिरा बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कौन से? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, ये भी याद रखना। और ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, ये भी याद रखना। हालांकि अगली क्लास में हम द्वीपों की चर्चा करेंगे, द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे द्वीप बने, इनके बारे में जानकारी देंगे। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का सर्वाधिक भारत का सर्वाधिक भारत का सर्वाधिक जनसंख्या भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
केंद्र शासित प्रदेश। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको जवाब देना होगा दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम, अब यहाँ पर सर्वाधिक था, अब सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका आंसर होगा सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। आपको ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको आंसर लगाना है दिल्ली। या सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, आपको आंसर लगाना है लक्षद्वीप। दूसरी बात, ये तो हो गई जनसंख्या। आपसे पूछ सकता है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल, यहाँ पर जनसंख्या दिए हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपसे पूछ सकता है, तो आपको लगाना सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा हो जाएगा? अपना लद्दाख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख। ठीक। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। दूसरी बात, सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपको बताना होगा सबसे कम। याद रखना, सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको फिर भी आंसर लगाना होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या में भी कम है और क्षेत्रफल में भी कम है। आप गोवा नहीं मार देना कि गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। गोवा क्या है? एक राज्य है। क्या है? राज्य है। गोवा राज्य है। इन सब बातों को ध्यान रखना। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो सबसे लंबी तट रेखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी तट रेखा है। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे लंबी तटीय राज्य कौन सा? भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको आंसर लगाना होगा गुजरात। ये कौन सा होगा? गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला भारत का राज्य है। दूसरा पूछेगा भारत का सबसे कम तटीय रेखा या सबसे कम तट रेखा किसकी है? भारत के किस राज्य की सबसे कम तट रेखा है? तो आपको आंसर लगाना होगा गोवा। आपको आंसर लगाना होगा गोवा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी संख्या सर्वाधिक है? तो आपको आंसर लगाना होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा लगाना होगा? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? भारत का
सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको आंसर लगाना होगा सिक्किम। क्या लगाना होगा? सिक्किम। आपको आंसर लगाना होगा सिक्किम। यह आपका सिक्किम हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा और सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा होगा? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा होगा? आपको आंसर लगाना है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, दूसरी बात देखेंगे। हमारा जो क्या कहते हैं गुजरात है, गुजरात के ये वाला भाग, ये जो खाड़ी है, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं खंभात की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको? खंभात की खाड़ी। और ये कौन सी खाड़ी है? ये कच्छ की खाड़ी है। तो आपको खाड़ी भी याद रखना। ये हो जाएगी हमारी खंभात की खाड़ी और ये हो जाएगी कच्छ की खाड़ी और ये हो जाएगी हमारी मन्नार की खाड़ी और इधर हो जाएगा हमारा पाक जल संधि। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? आपको जवाब देना होगा पाक जल संधि है। यह क्वेश्चन सीधा पूछेगा। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि बताइए बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाली कौन सी संधि है? तो आपको जवाब देना होगी पाक जल संधि है। तो ये हो गए हमारे भारत का अक्षांशीय भारत का अवस्थिति और विस्तार। दूसरी क्लास में हम देखेंगे द्वीप समूह को। चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं।